आपका गठबंधन कमजोर है। 22 दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, मतलब नाम के वो गठबंधन है। यहाँ तानाशाही और हिटलरशाही नहीं है, वो भाजपा में होता है। जेपी नड्डा काट के उल्लू बैठाए गए हैं। अब मोदी जी का परिवारवाद कैसे होगा जब बच्चे पैदा नहीं किया तो? अरे मलाई काट रहे हैं गुरु, आप धोखे में। दुखी टेक्निकल बात है, जनता इस बात को नहीं समझ पाती है तो भाजपा ही इसी मामले में बेवकूफ़ बनाते हैं। इस सरकार ने रिफाइनरियां बंद की हैं, डिपोज बंद किए हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है। नमस्कार, अभी हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता वैभव कुमार त्रिपाठी मौजूद हैं। क्या लग रहा है अब 2024 में गठबंधन का? देखिए, चुनाव नज़दीक है तो लिस्ट तो आएगी ही। गठबंधन वोटों के बिखराव के लिए बना है। हमने सुना था 2019 के चुनाव में जनता त्रस्त थी महंगाई बेरोजगारी से और जनता बीजेपी को हटाना चाहती थी 19 में ही। लेकिन जब परिणाम प्रतिकूल आए और मोदी जी दोबारा सत्ता में आ गए तो जनता ने कहा कि हमने वोट नहीं दिया। किसी ने सपा को दिया, किसी ने कांग्रेस को दिया, किसी ने आम आदमी पार्टी को दिया, ऐसे अलग अलग लोगों को दिया। 35% वोट शेयर पा के मोदी जी सत्ता पे काबिज हो गए और 65% वोट शेयर अलग अलग दलों में बिखर गया, जिसकी वजह से जनता तो चाहती थी बदलाव, लेकिन बदलाव हो नहीं सका। तो एक जनभावना थी कि अगर एक के बदले एक कैंडिडेट हो तो वोटों का बिखराव कम होगा। तो जब वोटों का बिखराव कम होगा और मोदी जी के 35% वोट शेयर के अगेंस्ट 40% 45% वोट शेयर भी अगर आ गया तो तानाशाह सरकार हार जाएगी। इस जनभावना को देखते हुए विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना जिसका नाम है इंडिया। आज जो गरीब आदमी है वो एकजुट हो रहा है अपने हक के लिए, किसान एकजुट हो रहा है, कर्मचारी अपनी मांगों को लेके धरने पे है, प्रोटेस्ट कर रहा है पुरानी पेंशन की मांगों को लेके। जो युवा है वो पूर्णकालिक वैकेंसी आर्मी की और अन्य सरकारी विभागों में जो पद हैं वो बंद हो गया है एक तरीके से, उसके लिए सभी लोग गोलबंद हो रहे हैं अपने हक के लिए। और वोटों का बिखराव इस बार नहीं होगा और मैं ये मानता हूँ कि 2024 बदलाव के लिए ही आया है। 2019 में भी दोनों राजकुमार जो है तारों के नीचे से जाकर चुनावी प्रचार किए थे, लेकिन बस मोदी जी बस हाथ हिला देते थे और जनादेश बन जाता है। नहीं, आपको शायद तब ज्ञात नहीं है। 2019 में दोनों लड़कों की जोड़ी नहीं थी, 2017 में। मैं अब चूँकि आपने पीछे जाके बात की है तो 2017 में जो गठबंधन हुआ, दो पार्टियों ने गठबंधन किया था और जनता और कोर वोटर जो थे दलों के वो संभवतः नहीं मिल पाए उस तरीके से जैसी की अपेक्षा थी और परिणाम भाजपा के पक्ष में गया। तो उसके बाद 19 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ और सपा के सारे वोटर कन्वर्ट हुए बसपा में, बसपा के नहीं कन्वर्ट हुए सपा में। यही कारण था कि जो बसपा 0 पर थी वो 10 पे पहुंच गई। इस बात को समझ रहे हैं? तो जनता ने उसको समझा कि जो 17 में हमने गलती की उसको जब कुछ जनता ने समझा तो 19 में वो चीज़ें जो 0 पे थी बसपा वो 10 पे पहुंच गई और 15 सीटें हो गई उस गठबंधन की। अब वही चीज़ आगे आ रही है और पूरा जो गरीब जनमानस है, किसान है, मजदूर है, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, अगड़े में भी गरीब है, वो सब ये मान रहे हैं कि जो 400 का सिलेंडर था वो 1200 हो गया। यार, मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार। उसी जनता ने सोचा था कि 400 का सिलेंडर शायद 200 कर दे, 70 रुपये का पेट्रोल शायद 35 रुपये का। हम अभी महंगाई वाले मुद्दे पर नहीं आ रहे, अभी हम सीटों पर आ रहे हैं। अभी जब आप चूंकि चुनावी चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहा हूँ ना भाई, सीटें कौन देगा? जनता देगी ना, सीटें जनता ही देगी। और जनता जो सोच रही वही मैं आपको बता रहा हूँ। जनता ने ये सोचा था कि 400 का सिलेंडर 200 का हो जाएगा, 70 का पेट्रोल 35 का हो जाएगा, 60 का डीजल 30 का हो जाएगा, 4 रुपये यूनिट का बिजली का बिल 2 रुपये हो जाएगा। हुआ क्या? बिजली का बिल 8 रुपये यूनिट हो गया, सिलेंडर 1200 हो गया, पेट्रोल 100 रुपये हो गया। तो इन सारी चीज़ों को अब जनता समझ चुकी है। और 19 में मोदी जी ने कहा कि हमको अभी एक टर्म और, तो जनता ने कहा चलो भाई 5 साल हुआ, कुछ चीज़ें अधूरी रह गई या नहीं हो पाई, तो एक टर्म और दे दिया जनता ने। अब क्या हुआ?
10 साल के बाद कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम 100 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं और 5 किलो राशन अगले 5 साल तक देंगे। मतलब जनता को उन्होंने इतना निरीह बना दिया कि वो 5 किलो राशन नहीं खरीद सकती अपने पैसे से। और वो 5 किलो राशन कितने में मिलता था? फूड सिक्योरिटी बिल के तहत जो कांग्रेस ने लागू किया था भोजन का अधिकार, 15 रुपये में वो 5 किलो राशन मिलता था। 15 रुपये देने को गरीब जनता के पास नहीं है और उस टाइम 27 करोड़ लोगों के पास नहीं था कि 15 रुपया दे सके। अब क्या है कि 100 करोड़ लोगों के पास 15 रुपये नहीं है। मतलब लोगों की जेब काट दी इस मोदी ने। और कितना बड़ा दुर्भाग्य। अच्छा, आपने सिलेंडर की बात की, आपने आम आदमी की बात की, तो आपके टाइम में मतलब 2014 से पहले से सिलेंडर मिलता नहीं था, हफ्ते हफ्ते भर तक लाइन लगाने पड़ते थे, बिजली रहती नहीं थी, बिजली का बिल तो छोड़ दीजिए, लोग कटिया लगा के काम चला लेते थे, उसमें भी लाइट आती नहीं थी। अब जब वर्तमान में आप किसी काशीवासियों से पूछ लीजिए क्या लाइट कटती है उनके क्षेत्र में? बात पूरी नहीं होने दी आपने और बिल्कुल उसी पे चलते हैं। अब ये कहाँ की बात आप कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर नहीं मिलता था? भाई तब गैस सिलेंडर बुक करते थे 1 सप्ताह बाद मिलता था, तो व्यक्ति समय से पूर्व बुकिंग करता था और 400 रुपये में सिलेंडर ले लेता था। तत्काल मिल जाता। सुन लो, अब तत्काल मिल जाता है और वो 1000-1200 में मिलता है। उस गरीब आदमी को पूछो कि का भैया हम तो के सिलेंडर 10 दिन बाद देब, 400 कल देब, ऊ लेबा कि हम तत्काल आज देते ही 1000 का देब, 1200 का देब, ऊ लेबा। क्या आएगा जनता का जवाब? भूख आपको अभी लगेगी तो 1 हफ्ते बाद नहीं खाना बनाएंगे। भूख, अरे आप जनमानस से इस बात पे सवाल कीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। वो जनता कहेगी 400 का सिलेंडर मैं 1 हफ्ते 10 दिन बाद ले लूँगा, मैं 10 दिन पहले उस सिलेंडर को बुक करा लूँगा। बस बुकिंग कराने पे ना, ये जो बात आप कह रहे हैं, सब्सिडी दे रही है सरकार। कहाँ 400 रुपये की सब्सिडी है। आप मंगल से आए हैं क्या? नहीं, मैं मंगल से नहीं, काशीवासी हूँ। नहीं, मंगल से लग रहा आए हैं आपके पास। मैं चैलेंज करता हूँ और नहीं, आप इसके लिए माफ़ी मांगिएगा। 400 का आप हमको दिखा दीजिए कि किस व्यक्ति के खाते में 400 की सब्सिडी गई है। आप झूठ बोल रहे हैं। सब्सिडी जानते हैं कितनी आती है? 59 रुपये, 52 रुपये, और बहुत सारे लोगों की सब्सिडी ऑटोमेटिकली बंद हो गई। इस बात के लिए पहले रिसर्च करिए। अब मैं आ जाता हूं उस मुद्दे पे कि एक तरफ जो जनता को मोदी जी कहते हैं कि 100 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं, जिसके पास 15 रुपये नहीं है उस राशन को खरीदने के लिए, उस जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं मोदी जी कि उस जनता को 400 का सिलेंडर 1200 में दे रहे हैं। इस बात को सोचिए ना कि आप 5 किलो राशन के लिए 15 रुपये नहीं चुका पा रहे हैं और आप 1000 का सिलेंडर खरीदेंगे, 1100 का सिलेंडर खरीदेंगे, कैसे खरीद पाएंगे? महीने में 1 सिलेंडर, महीने में मेरी बचत क्या हुई मोदी जी के आने के बाद? 15 रुपये का राशन मिल गया भाई, मेरी बचत हो गई 15 रुपये। और 1 महीने में 1 सिलेंडर लगता है, जेब कितनी की कटी? 400 की जगह 1200, 800 रुपये कट गई। तो मुझे भैया मुफ्त का राशन नहीं चाहिए। नहीं तो उस समय बाजार के हिसाब से वो तेजी होती है, बाजार के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, बाजार के हिसाब से इकोनॉमिक चलती है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है? एक रिफाइनरी का नाम बताइए जो मोदी ने स्थापित की हो। एक पावर स्टेशन, एक पावर ग्रिड का नाम बताइए जो मोदी ने बनाया हो 10 सालों में। आप पहले रिसर्च करिए। आपको पहले इन सारे डेटा पे चिंतन करना चाहिए कि 10 साल में कौन सा पावर स्टेशन बना है, कौन सी ग्रिड लगी है, कौन सा पावर प्रोडक्शन यूनिट बना है। एक भी नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, आप एक तो बताइए। और एक भी रिफाइनरी नहीं लगी है। इवन इस सरकार ने रिफाइनरियाँ बंद की हैं, डिपोज बंद किए हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है। अब आपको बता दूं, पेट्रोल डीजल का इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे लेना देना नहीं है। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे पहली बार 2014 में, उस दिन इसी बनारस में 69 रुपये 77 पैसे का पेट्रोल था, लगभग 70 रुपये, और कच्चे तेल का दाम था $122 प्रति बैरल। आज $70 $60 प्रति बैरल पेट्रोल कच्चा तेल है। आधा होना चाहिए, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल का दाम मार्केट के हवाले है तो आधा होना चाहिए कि नहीं? इस सवाल को क्या पत्रकार उठा सकता है? नहीं।
पत्रकार इसमें पत्रकार कहाँ से आ गया? बिल्कुल आ गया। पत्रकार अगर ये बात कह सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से महंगाई बढ़ी है, तो पत्रकार को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो क्रूड ऑयल $120 और मनमोहन की सरकार में जब बॉम्बे में 80 रुपये पेट्रोल बिका था, हो हल्ला हुआ था, जानते हैं उस टाइम $167 कच्चा तेल था, तब 80 रुपये बॉम्बे में मिला था। और मैं बता रहा हूँ 72 रुपये मैक्सिमम तेल जो मिला था यूपी के बनारस में 72 रुपये मिला था। आज की स्थिति क्या है? 100 से पार कई शहरों में मिल रहा है तेल, और कच्चा तेल आधे रेट पे। तो इस बात के लिए सवाल पत्रकार को करने, पहली बार ऐसा मैंने ट्रेंड देखा है कि सारे सवाल जो सारी मीडिया है वो विपक्ष से कर रहा है। आपका गठबंधन कमज़ोर है, विपक्ष के लिए सवाल। अरे भैया, ये काहे नहीं बताते कि जिस मोदी ने 38 दलों का गठबंधन बनाया, उसके 5 साथी छोड़ के चले गए। पवन कल्याण, टीडीपी, वाईएसआरसीपी, जयललिता, ये सारे लोग छोड़ के चले गए, उस पर कभी सवाल नहीं हुआ। और उस 38 में लगभग 22 दल ऐसे हैं, 5 तो चले गए, 33, 22 दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, मतलब नाम के वो गठबंधन है। अच्छा, हमें ये बताइए, क्योंकि अब आप लोग गठबंधन में हो गए हैं, तो किसकी मान लीजिए अगर जीत जाते हैं तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे? भारत का संविधान पढ़ा है आपने? नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि आम जनता को मुझे बताना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, और जब चुनाव संपन्न होता है तो प्रतिनिधि अपने नेता को चुनते हैं। यही हमारे संविधान में व्यवस्था है। कांग्रेस ने कभी भी न प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री घोषित किया, क्योंकि संवैधानिक मर्यादाओं को कांग्रेस जानती है, क्योंकि उसने देश बनाया है, संविधान बनाया है, और यही प्रक्रिया हमेशा अपनाती रही है और आगे भी अपनाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खुले मंच से बोला ये बात, जबकि कुछ हमारे घटक दलों ने कहा कि नहीं, मल्लिकार्जुन जी को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जो हमारे संविधान में व्यवस्थाएं हैं हम उसी के तहत पहले हम चुनाव जीतेंगे, फिर सभी लोग बैठ के एक आम सहमति से प्रधानमंत्री तय करेंगे। और ये हम यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी से कौन होगा? नहीं, यूपी प्रधानमंत्री नहीं, ठीक है, हम यूपी की बात करेंगे। जैसे यूपी में अब सीटों को लेकर बंटवारे के लिए अजय राय जी के बीच में और अखिलेश यादव में सीटों के बंटवारे के कुछ अनबन हुए थे, तो अब मान लीजिए अगर हो जाता है तो इसमें कौन बनेगा? हो जाता है। अरे भाई, आप सोए थे, सीटों का बंटवारा हो चुका है, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, फाइनल है वो, और उसमें कांग्रेस अपने कैंडिडेट घोषित करेगी, समाजवादी पार्टी अपने, और सभी एक होके जन भावनाओं के अनुरूप बिखराव को रोकेंगे और भाजपा को हराएंगे। और यूपी से प्रधानमंत्री नहीं बनता है या बंगाल से नहीं बनता है, पूरे देश के सांसद मिल के प्रधानमंत्री चुनते हैं। यहाँ तानाशाही और हिटलरशाही नहीं है, वो भाजपा में होता है। वहाँ विधायक का भी टिकट मोदी तय करेंगे। जेपी नड्डा काट के उल्लू बैठाए गए हैं। हिम्मत है कि जेपी नड्डा कह देंगे कि नहीं, ये यहाँ से इनको सांसदी लड़ाएंगे? हिम्मत है नहीं है। जब तक मोदी अमित शाह नहीं कहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री झारखंड से संबोधन में कहे हैं कि जैम वाली स्थिति पर, मतलब जमकर खाओ वाली नीति पर कहे हैं कि वो कांग्रेस जो है परिवारवाद करती है, इस तरह की करती है। मुझे लगता है कि सुषमा स्वराज की बेटी इस बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है, शायद परिवारवाद की परिभाषा में वो फिट नहीं बैठता। राजनाथ के बेटे को भी विधानसभा दिया, वो परिवारवाद नहीं है। अब मोदी जी का परिवारवाद कैसे होगा जब बच्चे पैदा नहीं किया? तो मोदी जी का अगर बेटा होता तब ये देखा जाता, कसौटी पे कसा जाता कि जो प्रधानमंत्री है वो अपने बेटे को सांसदी विधायकी का टिकट दे रहा है कि नहीं। उन्होंने अपने जीवन का काल जो है वो देश के समर्पित कर दिया। अरे मलाई काट रहे हैं गुरु, आप धोखे में जी रहे हो। से मलाई काट रहे हैं जिस सुख सुविधा में एक तरफ जहां पुलवामा में हमारे जवानों को एयरक्राफ्ट नहीं दिया, 42 जवान शहीद हो गए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपने लिए 2 एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, बहुत वेल इक्विप्ड। उसमें रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक हो गया था। अरे भैया, सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने किया था। आपको सर्जिकल स्ट्राइक का इतिहास पता है क्या? हमारा सर्जिकल स्ट्राइक आपको याद ही नहीं आता है।
विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर, 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हमने एक रात में सरेंडर कराया था। ये हुआ था क्या? आप भूल जाते हैं। एक देश को हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया, इसलिए नहीं कि हम तानाशाही चाहते थे, इसलिए नहीं कि हमको अपना सिक्का चलाना था, इसलिए कि जो पीड़ित लोग हैं उनके न्याय की लड़ाई हम लड़ते हैं। आप लोगों ने तो कश्मीर के लोगों को भी धारा 370 में भी बांध दिया था। जानते हैं कश्मीर कैसे भारत में शामिल हुआ? कश्मीर तो भारत का हिस्सा है ना। कैसे? ये इतिहास, तो आप बताएंगे ना। इतिहास में जाइए। राजा हरि सिंह, जो अंग्रेजों ने कहा था कि जो राजा विलय नहीं करना चाहेगा उसको आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते विलय, ये कहा था ना। इसी तहत आज़ादी मिली थी ना। उस शर्त को वायलेट कर देते क्या आप? लेकिन जब उनके ऊपर हमला हुआ, राजा हरि सिंह ने कहा ना मैं पाकिस्तान में जाऊंगा ना भारत में जाऊंगा, स्वतंत्र राज। जूनागढ़ में भी यही हुआ। और दोनों की परिस्थितियां क्या थीं? जूनागढ़ में हिंदुओं का राजा मुस्लिम और कश्मीर में मुस्लिमों का राजा हिंदू, और दोनों ने ये बात कही थी। और जब हमला हुआ तो उसके बाद राजा हरि सिंह ने कहा तो हमको धारा 370 के तहत हमने उस कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। और ये धारा 370 हटा के इन्होंने जो लाइन ऑफ कंट्रोल था उसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर किया इस सरकार ने। इस बात की जानकारी जो गरीब आदमी को नहीं है उसको छल रहे हैं भाजपा के लोग, मोदी और। नहीं तो हमारे जम्मू कश्मीर में 25 विधानसभा सीटें रिक्त रखी जाती थी जो कि पीओके में है। ठीक है, हम ये मानते थे कि वो उस पीओके को भी हम लेंगे, लेकिन इन्होंने जब उसको इंटरनेशनल बॉर्डर 370 हटाने के बाद डिक्लेयर कर दिया तो अब तो वो हमारा हिस्सा ही नहीं रहा। ये चूँकि टेक्निकल बात है, जनता इस बात को नहीं समझ पाती है तो भाजपा ही इसी मामले में बेवकूफ़ बनाते हैं। सवाल बड़ा ये है कि ये जो 2024 का चुनाव है ये वो तो ये कहते हैं कि कांग्रेस वाले 70 साल से हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। कांग्रेस वाले 70 साल से बेवकूफ़ नहीं बना रहे थे, कांग्रेस वालों ने 70 साल में देश बनाया। और ये जो बोल रहे हैं ना झूठ गला फाड़ फाड़ के, उनको बोलने लायक हमने बनवाया। मोदी ने पढ़ा कांग्रेस के स्कूल में, खाया कांग्रेस का दिया। आपके ही प्रवक्ता बोले हैं, मैंने कभी नहीं देखा मोदी जी के साथ जो लोग पढ़े हैं, मैंने कभी नहीं देखा मोदी जी के साथ जो चाय बेचते हैं। आपके ही प्रवक्ता ने कहा। ए भाई, ऐसा है कि मोदी ने जो एक इंटरव्यू दिया था वो मैंने जो सुना था कि हाई स्कूल तक मैं पढ़ा हूँ, तो मैं उसी स्कूल की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा था कि उस सब्जेक्ट में पीएचडी है जो सब्जेक्ट है एग्जिस्ट नहीं करता पूरे वर्ल्ड में तो मैं वो नहीं कहता। खैर, उस पर नहीं जाते हैं। हमने ये कहा कि जितने भी भाजपाई आज कांग्रेस को कोस रहे हैं वो आज भी उसी बीएचयू में पढ़ते हैं, उसी बीएचयू में इलाज कराते हैं। प्राथमिक विद्यालय वही कांग्रेस ने खोला। 17,000 विद्यालयों को यूपी में योगी ने बंद किया है जो कांग्रेस ने खोले थे। तो उनके पास तो बोलने को कुछ है नहीं, उनका इतिहास ही नहीं है कुछ। इसलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटा है और सत्ता तक पहुंच गए हैं। वोटों के बिखराव से सत्ता तक पहुंचे हैं, इस बात को आप भी जानते हैं। तो जनता एकजुट हो रही है। जनता ये कह रही है कि किसानों को एमएसपी का कानून, मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, भूल गए? नहीं हुई। किसानों की आय आधी हो गई क्योंकि उर्वरक और कृषि संयंत्रों के दाम 3 गुने तक बढ़ गए। डीजल का दाम लगभग 1.5 गुना बढ़ गया। तो उसकी लागत मूल्य की बात मोदी उस हिसाब से एमएसपी भी तो बढ़ी है ना। अरे कोई बात, एक बात तो पूरी होने दीजिए और मैं एमएसपी पे भी आ जाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें बढ़ी, लागत बढ़ गई और उसका मूल्य नहीं बढ़ा। और एमएसपी का इतिहास मैं बताऊँ, 2004 तक 99 से वाजपेयी जी की जो सरकारें रहीं उसमें मात्र 3% एमएसपी धान गेहूं पे बढ़ता था, मात्र 3%। 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार एवरेज 10% एमएसपी बढ़ाया, ठीक। तब जाके 200 का धान 1400 रुपये कुंटल 2014 तक पहुंचा। और अभी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मोदी ने 2014 से 24 तक मात्र 3%, 2.5% ही हर साल बढ़ाया है। ये सवाल है।
आप हमारे ऊपर एमएसपी की बात। अभी 2 साल पहले किसानों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए झूठ बोला मोदी ने और कहा कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे, और हुआ क्या, बन गया क्या? तो ये धोखेबाज झूठे लोगों की सरकार है जो सिर्फ झूठ बोलते हैं और लोगों के साथ छल करते हैं। तो सुनिए, 2014 से पहले भी जो स्वामीनाथन ने जो बनाया था, तो वो आप भी तो अप्लाई कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल हम कर सकते थे, परिस्थिति जन्य है। क्या उस स्थिति में अगर हम राजकोषीय घाटे को बढ़ा देते तो हमारे आर्थिक व्यवस्थाओं को हम संभाल पाते? तो एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये किया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम नहीं लागू कर पा रहे हैं, तो हम जो 3% एमएसपी है अगर उसको 10% कर देंगे तो किसान को थोड़ी राहत मिलेगी। कांग्रेस ने कुछ काम किए किसानों के लिए, 10% एमएसपी कर दिया, भूमि अधिग्रहण कानून लागू कर दिया जिसका बीजेपी ही विरोध कर रही थी। इन सब चीज़ों में किसानों को लाभ दिया और एक बहुत बड़ा काम किया कि एक मुश्त पूरे देश के किसानों का 72,000 करोड़ का कर्ज माफ़ कर दिया। इन तीनों कदम से किसान की जो स्थिति खराब थी वो ठीक हो गई, किसान थोड़ा खुशहाल हो गया। मैं ये नहीं कहता कि किसान बहुत अच्छी स्थिति में आ गया, लेकिन एटलीस्ट इन 3 कानूनों से आज भी जहाँ किसान की ज़मीन अधिग्रहित होती है उसको लाभ मिलता है जब, तो वो कांग्रेस का धन्यवाद करता है। और मैं आपको बता दूं, यही अमूल की जो फैक्ट्री अभी मोदी जी उद्घाटन करके गए हैं, उसमें जिन किसानों की ज़मीन गई है, इस मोदी और योगी की सरकार ने आज तक मुआवजा नहीं दिया है। ये है भाजपा। कांग्रेस ने कानून बनाया, लोगों को दिया, और ये नहीं देते हैं। आरटीआई को कमज़ोर किया। आप जो बात कह रहे हैं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक प्रधानमंत्री कहता है कि हम 100 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं, मतलब वो राजा हो गया, अपने घर से दे रहा है। दूसरी चीज़, उस प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि हम आने वाले 5 साल और देंगे, मतलब तुम्हारी जो बदतर स्थिति है ये 5 साल और रहने वाली है। अरे भाई, मुफ्त का राशन मत दो, सस्ती शिक्षा दे दो, सस्ता स्वास्थ्य दे दो, लोगों को रोज़गार के साधन दे दो। 5 किलो राशन क्यों देते हो? मैं कहता हूँ 5 किलो राशन बंद कर दो, आप सिलेंडर 400 का कर दो, वो गरीब आदमी का घर चल जाएगा, वो सम्मान से जी लेगा। और जो बात मोदी जी ने 2 करोड़ रोज़गार की कही थी 2014 में, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोज़गार दिए होते, अगर वादे के हिसाब से दिए होते तो 20 करोड़ लोगों को अगर रोज़गार मिला होता तो 5 लोगों का फैमिली साइज लगभग होता है। 100 करोड़ लोग स्वाभिमान और सम्मान से जी रहे होते, 5 किलो राशन की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं होती। तो मोदी अपने वादों से पलटे हैं, मोदी अपने वादों से मुकर गए हैं, इस वजह से आज गरीब जनता की दुर्दशा हो रही है। अच्छा, चूँकि आप भी काशी में हैं तो हम लोग काशी की ही बात करेंगे। अब जब चुनाव नज़दीक आ गया है तो कांग्रेस किस तरह से करेगी, क्योंकि अभी कल से ही जो लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की तरफ से, अब कांग्रेस बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जो काशी क्षेत्र के हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष, वो लोग अब क्षेत्र में घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, तो आप कहाँ इसमें? हम लोग भी कर रहे हैं। आपको किसने कह दिया हमने नहीं किया? अरे हम और पहले से कोई कार्यकर्ता मेरे को नहीं दिखाई दिया। अरे आपको भाजपाई अगर दिख रहे हैं तो आप अपना चश्मा बदलिए भाई। अगर आपको हर जगह भाजपाई दिख रहे, कंप्लीट होने दी। भाजपाई प्रचार करते दिख रहे हैं और कांग्रेसी नहीं दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं दिख रहे हैं, तो आप अपना, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको आप दुरुस्त करिए। मैं आपको दिखाता हूँ 100 लोगों को, और मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग कैसे गाली दे रहे हैं भाजपाइयों को कि जीना दूभर कर दिया है, लोगों को क्षेत्रों में जाने नहीं दे रहे हैं। मैं आपको गली दिखाता हूँ, यही पीछे की गली में दिखा देता हूँ, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं। इन सभी बातों पे बात कर रहे हैं, इन मुद्दों पे। प्रधानमंत्री का एक काम ऐसा बताइए कि बतौर प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम किया हो जिसको वो बता सकें कि बनारस के लोगों के लिए हमने ये काम किया जिससे हर जनता को इसका लाभ मिला। एक काम बता दीजिए। यहीं के मंत्री कह रहे हैं कि जिनको विकास नहीं दिखता है, हम उनको जो प्रधानमंत्री की जन आयुष्मान योजना है उसमें हम चलकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा दें। सीएजी की रिपोर्ट में ये आया कि लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है इसी आयुष्मान में, जो कि प्रधानमंत्री का अपना मंत्रालय है। जांच क्यों नहीं कराते? राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय में घोटाले की बात सीएजी ने कही, उसकी जांच क्यों नहीं कराते?
स्मृति ईरानी के कपड़ा मंत्रालय में भी आई बात, क्यों नहीं कराते? इन सारी चीज़ों की जांच मोदी जी नहीं करा रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार में ये सरकार आकंठ डूबी हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का 10,000 करोड़ का वीडियो वायरल हुआ, हवाला का मामला है, ईडी क्यों नहीं जा रही है? सवाल ये है कि ईडी और सीबीआई एक्के के घोड़े की तरह हो गए हैं, उनके आँख पे पट्टी लगी हुई है, सिर्फ विपक्ष की तरफ जाना है उनको, नहीं तो पीछे लगाम खींच देगा मोदी। तो ये सब हो रहा है, जांच नहीं हो रही है। और वो आयुष्मान की बात आप कर रहे हैं, आयुष्मान चलिए प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि हम नहीं एंटरटेन करेंगे, है हिम्मत क्या कर दें? अगर आयुष्मान इतना प्रभावी था तो मोदी जी राजस्थान में क्यों कह रहे थे कि गहलोत की चिरंजीवी योजना को हम आगे बढ़ाएंगे? क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि इसका आयुष्मान फेल है, गरीब आदमी के घर बिक जा रहे हैं इलाज कराने में, और राजस्थान में एक चवन्नी खर्चा नहीं होता था। और कांग्रेस और विपक्षी दलों का एक विजन है कि सबको सस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य, जीने का अधिकार, नौकरी, ये सारी चीज़ें हम देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम एमएसपी का कानून लागू करेंगे। उन्होंने कहा हम पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। हमारी बगल में बिहार में सरकार थी, नीतीश 17 साल में भर्ती नहीं कर पाए, और जैसे ही इंडिया गठबंधन में वो आए, तेजस्वी ने हाथ पकड़ के 2.5 लाख लोगों की नियुक्ति करा दी, जबकि नीतीश ने तो उनके पास भेजा था एक सेक्रेटरी को कि समझा दो कि नहीं, नियुक्ति नहीं करनी है। उसने कहा नहीं करनी है, हमारा ये वादा है। तो तेजस्वी ने नौकरी दिला दी। राहुल गांधी कहते हैं कि अग्निवीर को हम ख़त्म करेंगे और पूर्णकालिक ज्वाइनिंग कराएंगे आर्मी में। ये सारी बातें हैं। तो पूरे देश के सामने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का विजन है कि हम क्या करेंगे, और ऐसा नहीं है कि हम बोगस बातें करते हैं मोदी की तरह, हमने करके दिखाया है। बिहार में नौकरी देके दिखाई है, चिरंजीवी वहाँ राजस्थान में 500 का सिलेंडर, राजस्थान में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में, पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान और हिमाचल में राजस्थान की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को रद्द कर दिया जो कांग्रेस सरकार ने लागू की थी। तो हमारा विजन है। ये तो कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास 8वां, निर्मला सीतारमण ने अभी संसद में बोला है कि हम 8वां वेतन नहीं लागू कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन गरीब का घर बनेगा 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। ग्रामीण क्षेत्रों में शायद पीएम प्रधानमंत्री आवास 1.5 लाख बिल्कुल बन रहा है, और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख। उसका 1.5 लाख का गरीब का गांव का घर बनेगा, और प्रधानमंत्री का सेल्फी पॉइंट 7.5 लाख का। ये है, गरीब के लिए वो काम कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं कि अमीरों के लिए कर रहे हैं। वो भी एक गुजरात की कंपनी को दिया है सेल्फी पॉइंट बनाने का ठेका। सोच लीजिए कि टिन टप्पर लगा के सेल्फी पॉइंट 7.5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का बनेगा, और एक गरीब का आशियाना 1.5 लाख का बनेगा। ये गरीबों के साथ धोखा नहीं है तो और क्या है। गरीब एकजुट होगा। ये पूरा चुनाव गरीब और अमीर की बात का, एक तरफ जहाँ किसानों का कर्जा माफ़ करने के विरोधी हैं भाजपाई, वहीं अमीरों का लगभग 23 लाख करोड़ का कर्जा पिछले 10 सालों में माफ़ कर दिया इन्होंने। तो सवाल बड़ा ये है कि क्या गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार चाहिए या अमीरों की यारी निभाने वाली? अच्छा, आखिरी प्रश्न। राहुल गांधी काशी में भी आते हैं, युवाओं को अपनी गाड़ी पर बैठाते हैं, कहते हैं कि रोज़गार नहीं मिला, और तुष्टीकरण की नीति बीजेपी वाले करते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब अब युवाओं का भी मूड बदल गया है या मतलब अब कांग्रेस के लिए रास्ता साफ है? देखिए, राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, बनारस और प्रयागराज में मुखरता से पेपर लीक का मामला उठाया, जब उनसे छात्रों ने ये कहा कि सर पेपर लीक हुआ है, सरकार नहीं मान रही है। अभी तो यूपी बोर्ड का भी पेपर बाराबंकी में लीक हुआ है। तो पेपर लीक सरकार के खिलाफ जब राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई तो योगी को मजबूरन पेपर रद्द करना पड़ा। उसके बाद अभी आरओ का भी कल रद्द करना पड़ा। तो इनके पास लीक हो रहा है तो युवा जुड़ रहा है। किसानों को एमएसपी का वादा किया है राहुल गांधी ने, और किसानों को ये भरोसा है कि जो मोदी कहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जो राहुल गांधी करता है वो 100% करता है। उसने 3500 रुपये कुंटल छत्तीसगढ़ में एमएसपी दी है किसानों को धान पे, तो वो पूरे देश में ये दे सकता है। उसने पुरानी पेंशन योजना
छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना में लागू किया है तो वो पूरे देश में लागू कर सकता है। उसने 500 का सिलेंडर छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में दिया है तो पूरे देश को दे सकता है। तो घर की गृहिणियाँ खड़ी हैं कि नहीं 500 का सिलेंडर चाहिए, किसान खड़ा है कि एमएसपी का कानून चाहिए, युवा खड़ा है कि अग्निवीर को रद्द करेंगे और पूर्णकालिक सेना की भर्ती होगी और सभी ठेके वाली जो नौकरियां हैं वो ख़त्म करेंगे और परमानेंट वैकेंसी आएगी। और पुराने पेंशन वाले कर्मचारी खड़े हैं कि हमको पुरानी पेंशन मिलेगी। तो सारा जनमानस खड़ा हो रहा है, गरीब अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त जनता एकजुट हो रही है। इसी वजह से मोदी जी बेचैन हैं, कभी नीतीश बाबू को तोड़ते हैं, कभी वो उस ओम प्रकाश राजभर के पैर पड़ जाते हैं जिसने कहा था मोदी और योगी को मैं भीख मंगा दूंगा। ये मजबूरी है, मजबूरी नहीं तो और क्या, व्याकुलता है। चलिए, ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता वैभव कुमार त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि अब हमारे गठबंधन में रोजगार भी होगा, तमाम योजनाएं भी होंगी। तो उत्तम सवेरा के लिए मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।